अब रुख करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। हम देख रहे हैं कि प्रचार में देवेंद्र फडणवीस अहम चेहरा हैं, लेकिन अंदर खाने ये चर्चा भी चल रही है कि अगर नतीजे बहुत मनमुआफिक नहीं होते हैं और लामबंदी इस तरह की होती है कि एनीबडी बट देवेंद्र फडणवीस, तो कौन हो सकता है अंडरडॉग? राजदीप सरदेसाई। देखिए, इस समय जो मुझे लगता है बीजेपी ने, खास करके आरएसएस ने, सौरभ भाई, तय किया है कि अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बने तो वो देवेंद्र फडणवीस होगा। पहले तो उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री इस बार हमारा ही होगा। मैंने जो सूत्रों से पूछा, उन्होंने कहा कि आरएसएस की ये डिमांड है कि चुनाव के बाद अगर बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें आई तो इस बार कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, किसी की बी टीम नहीं बनना है, खुद मुख्यमंत्री पद बनना है। और देवेंद्र फडणवीस को एक तरह से आश्वासन दिया गया है कि मुख्यमंत्री आप बनेंगे। हालांकि देवेंद्र फडणवीस, मराठा रिजर्वेशन के एजिटेशन के बाद ऐसा लगा क्या उनको एक तरह से घेरने की कोशिश की गई है, तो क्या वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्या वो दिल्ली जाएंगे, वहां केंद्र मंत्री बनेंगे। लेकिन मुझे कहा गया बीजेपी अगर जीतती है तो फडणवीस बनेंगे। लेकिन शिंदे को रूल आउट मत करिए मेरे दोस्त। शिंदे एक फैक्टर बन गया, जहां भी जाओ उनकी लोकप्रियता, आपको एक तरह से लोगों के साथ उन्होंने एक संपर्क बना दिया है। इसलिए शिंदे को पूरी तरह से इग्नोर करना बहुत मुश्किल होगा। और शिंदे की भी सपोर्टर्स कह रहे हैं, देखिए चुनाव के बाद हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होने चाहिए, क्योंकि ये लाडकी बहन स्कीम हो, अन्य स्कीम हो, वो एकनाथ शिंदे के नाम पर एक तरह से प्रोजेक्ट हुई है। तो ये टसल है, पर भाजपा जरूर दबाव डालेगी शिंदे जी पर चुनाव के बाद। अगर महायुति को नंबर मिलते हैं कि बीजेपी बनेगी और देवेंद्र फडणवीस, कोई डार्क हॉर्स हो सकता है। देखिए, महाराष्ट्र में कुछ भी हो सकता है। मैं पुणे में हूं इस समय और वहां चंद्रकांत दादा पाटिल की बड़ी भी जिक्र होती है, लेकिन मैं बहुत डाउटफुल हूं कि किसी और को बनाएंगे बीजेपी इस समय। उस तरह मैक्सिमम एमएलए जो हैं, जो बीजेपी का अगर चुनकर आए तो वो फडणवीस के पीछे रहेंगे। फडणवीस इज द नेता नंबर 1 ऑफ द बीजेपी इवन नाउ। अभी भी वो बीजेपी के नेता नंबर 1 है मेरे दोस्त। यही सवाल लेके हम धवल कुलकर्णी जी आपका भी रुख करेंगे। बताइए सर, बीजेपी की इनर डायनेमिक्स क्या है एज ऑफ नाउ इन महाराष्ट्र? देखिए, ऐसे महायुति के जो नेता है वो ऑफ द रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सीटें कम होगी। अभी मुझे तो किसी ने 70 से 80 के रेंज में ये आंकड़ा दिया। अभी विदर्भ में और मराठवाड़ा दोनों में कॉमन फैक्टर है, किसान बहुत चिड़े हुए हैं। सोयाबीन के लिए भाव नहीं है, कपास के लिए भाव नहीं है। तो विदर्भ में 62 सीटें हैं और 62 में से 20 सीटों पर आप देखोगे तो डायरेक्ट फाइट है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। तो वहां पर कांग्रेस जो स्कोर कर सकती है बीजेपी के खिलाफ। और ये जो 108 सीटें हो जाती है टोटल, जहां पर बीजेपी या महायुति आज की तारीख में वीक फुटिंग पर है। अभी सवाल यह है कि वो स्कोर कहां करेगी बीजेपी। तो बीजेपी के लिए मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा मुश्किल समय है आज महाराष्ट्र में। लेकिन क्या होता है, देखिए कि आज के चुनाव जो है वो माइक्रो मैनेजमेंट के बारे में है। पहले कैसे होता था कि कोई बाला साहब ठाकरे की एक रैली हो जाती थी और पूरा जो वातावरण है वो बदल जाता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सभा होती थी, पूरा वातावरण बदल जाता था। आज आज के जमाने में ये नहीं होता है। आज 70% इलेक्शन जो है वो माइक्रो मैनेजमेंट पे तय होती है, बूथ लेवल पे तय होती है। और उसमें बीजेपी माहिर है, रिसोर्सेज डिप्लॉय करना, फिर बूथ लेवल मैनेजमेंट करना। तो उसमें क्या स्कोर करती है बीजेपी आखिरी 2-3 दिनों में, वो देखना पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख में जो मराठा समाज है मराठवाड़ा में और पश्चिम महाराष्ट्र और बाकी इलाकों में भी, जहां जहां पर ये जरांगे पाटिल का आंदोलन हुआ है, वो भाजपा पर काफी चिढ़ा हुआ है। और इसका मतलब ये नहीं है कि ओबीसी बीजेपी के साथ है। अभी मैं जब मराठवाड़ा में था तो मैं एक ओबीसी कम्युनिटी से आने वाले एक लड़के से बात कर रहा था, तो उसने कहा कि हम बीजेपी पर भी चिढ़े हुए हैं। उसका कारण ये है कि आप कहते हो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसका डीएनए ओबीसी है, पर जब जरांगे पाटिल ने इतने एग्रेसिव तरीके से एक भूमिका ली, वायलेंस हुआ ओबीसी नेताओं के खिलाफ भीड़ में, तब आपने क्या किया? आज आप सरसकट तरीके से आप कुणबी सर्टिफिकेट्स दे रहे हो मराठों को, जो हमारा आरक्षण ये लोग आगे चल के खाएंगे। तो बीजेपी सिर्फ लिप सर्विस देती है। और उसका ये कहना था कि बीजेपी को भी एक ये चाहिए था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जरांगे पाटिल पावरफुल हो, क्योंकि वो जितना पावरफुल होता है कि तो ओबीसी काउंटर मोबिलाइजेशन बीजेपी के फेवर में होगा। तो ये इस वजह से उन्होंने बहुत ढील दे दी जरांगे पाटिल और वो मराठा आंदोलकों को।
तो वो भी गुस्सा आज की तारीख में बीजेपी के खिलाफ है ओबीसीओ में, और मराठों में भी है ही है। तो सवाल यह तो कि बीजेपी के साथ बचा कौन है? अगर मराठा नहीं है, ओबीसी नहीं, तो बचा कौन है? तो मुझे लगता है थोड़े कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो ऐसे हैं जहां पर शायद मैं भी लाइटर वेन में बता रहा हूँ, ये जो शोले का जो डायलॉग है कि असरानी जेल में कहते हैं आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, और पीछे देखते हैं तो कोई नहीं है। तो ऐसे हालत मुझे लगता है थोड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बीजेपी की हो सकती है। और देखिए बीजेपी की जो ओरिजिनल ताकत है हम अगर देखें तो इस मर्यादित है। जो 2014 में ये लोग सत्ता में आए उसका एक कारण ये था कि मोदी वेव तो थी ही, लेकिन कांग्रेस से और एनसीपी से जो वहां के जो सूबेदार थे, जो लोकल सेटअप्स थे, तो वो जो उनके पास आए उसका भी फायदा बीजेपी को हुआ। ऐसे और इसीलिए उनका ग्रोथ एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद थोड़ा आर्टिफिशियल लगने लगता है बीजेपी का। तो बीजेपी के लिए ये बहुत ही मैं कहूंगा चैलेंजिंग सिचुएशन है, क्योंकि अगर महाराष्ट्र में उनकी सत्ता नहीं आती है तो ये नेता शायद सोचेंगे, देखिए ये नेता ऐसे है कि जिनकी कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं है। और ये जो कांग्रेस का आउटसोर्सिंग मॉडल था आज तक कि कांग्रेस कहती थी चलो आप हमें गली में सपोर्ट करो, हम मुंबई और दिल्ली में आपको सपोर्ट करेंगे, तो बेसिकली वो यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर्स टाइप का पॉलिटिक्स था। तो वो भी लोग सोचेंगे कि भाई पॉइंट क्या है फिर इनके साथ रहने में। तो बीजेपी के लिए बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है, और फिर भी मुझे लग रहा है कि ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल इलेक्शन है, और ये माइक्रो मैनेजमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो काफी सारी चीजें तय करेगी। 499 रुपए में क्या ही मिलता है? पॉपकॉर्न का एक डब्बा मिलता है, एक कहानी पूरी सुनते हो और सब सफाचट हो जाता है। लेकिन अब बारी है कितनी ही कहानियां सुनने की। मम्मी को आप पसंद क्यों नहीं हैं, बताएंगी सुनंदा शर्मा। मम्मी कैसी हैं, पूछेंगे महीप सिंह। कहाँ गाड़े थे, विधायक जी आके खुद बताएंगे रामाधीर सिंह यानी कि तिग्मांशु धूलिया। तापसी पन्नू आएंगी और बताएंगी ओटीटी पर साम्राज्य कैसे कायम किया जाता है। और तमन्ना की तमन्नाओं की भी तो खबर सुननी है। फिर मुन्ना भैया भी चले आ रहे हैं पूरा कारवां लेकर, और जो मुन्ना भैया बचे वो आ रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन, एक और नाम है गौरव कपूर। पर इन सब से इतर है एक बहुत बड़ा सवाल जिस पर पूरे ब्रह्मांड में मंथन चल रहा है कि ब्राउन रंग किसने लिखा है। जानने के लिए बादशाह रैपर से आपको खुद सवाल पूछना पड़ेगा, काहे से कि वो भी आ रहे हैं। इतने सारे सितारे आ रहे हैं, सब नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये लल्लन टॉप अड्डा का प्लान है। कोई पेपर तो है नहीं जो लीक हो जाए। 499 रुपए का टिकट है, 3 दिन की भरपूर मौज है। तारीख जल्दी से कैलेंडर पे कट्टम जीरो करके बना लीजिए, 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का नेशनल स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद यानी दद्दा के नाम पर बना हुआ नेशनल स्टेडियम। और ये टिकट मिलेगा कहाँ? फटाक से जाइए thelallanTop.com की वेबसाइट पर, उसके माथे पे चमचमाता हुआ बैनर दिखेगा, ठोक दीजिएगा क्लिक, भर दीजिएगा डिटेल, मिल जाएगा आपको अपना टिकट। और मिलेंगे हम जो इस टिकट के उस पार की दुनिया, किस्से कहानों की, तजुर्बों की, ज्ञान की दुनिया को आपके सामने परोसेंगे। बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारा गाना, बहुत सारी मस्ती और बहुत ही लल्लन टॉप किस्म के अनुभव। तो आइए लल्लन टॉप के सालाना उत्सव में लल्लन टॉप अड्डा में आपका भरपूर स्वागत है।